कार के वाइपर भारी बारिश से लड़ते हुए तेज आवाज कर रहे थे, लेकिन बाहर का घना अंधेरा चीरना नामुमकिन सा लग रहा था। विक्रम शहर से दूर राजस्थान के एक पिछड़े इलाके कुलधरा के पास स्थित अपने पैतृक गांव वीरानगढ़ जा रहा था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके दादाजी की पुरानी हवेली ही अब उसका आखिरी सहारा थी। उसे बस उस हवेली के कागजात लेने थे और उसे बेच देना था। रात के 11 बज चुके थे। जीपीएस का सिग्नल बार बार आ जा रहा था। अचानक कार की हेडलाइट्स ने सड़क के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ को रोशन किया। पेड़ की जड़ें ऐसे लटकी थीं जैसे किसी डायन के खुले बाल हों। विक्रम ने ब्रेक लगाया। सड़क खाली थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। हवा में एक अजीब सी सीटी बज रही थी। विक्रम ने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया। गीली मिट्टी की खुशबू के साथ एक और गंध मिली हुई थी, सड़े हुए मांस की बदबू। तभी उसे लगा कि पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, एक लाल साड़ी में लिपटी आकृति। उसने अपनी आंखें रगड़ी और दोबारा देखा। वहां कोई नहीं था। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वीरानगढ़ की सीमा में घुसते ही उसने अपनी मौत के निमंत्रण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गांव में सन्नाटा ऐसा था जैसे वहां कोई जीवित इंसान रहता ही ना हो। घरों के दरवाजे बंद थे और गलियों में सिर्फ आवारा कुत्तों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। हवेली गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर थी। हवेली का लोहे का गेट जंग खा चुका था। जैसे ही विक्रम ने गेट खोला, एक कर्कश आवाज गूंजी। सामने एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें पूरी तरह सफेद, मोतियाबिंद से ग्रसित। कौन? बूढ़े ने कड़कड़ाती आवाज में पूछा। मैं विक्रम हूं, ठाकुर रंजीत सिंह का पोता। बूढ़े के चेहरे पर डर की एक लकीर खिंच गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था छोटे मालिक। आज अमावस है, आज वो जागती है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, काका, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। मुझे बस आज रात रुकना है, कल सुबह कागज लेकर चला जाऊंगा। बूढ़ा रामू काका कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा, हवेली के अंदर जो भी हो, तीसरी मंजिल के लाल कमरे का दरवाजा मत खोलना, और अगर कोई आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। हवेली अंदर से ठंडी थी, इतनी ठंडी कि विक्रम की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। रामू काका ने उसे नीचे के एक कमरे में ठहराया और खुद बाहर सर्वेंट क्वार्टर में चले गए। जाते जाते उन्होंने एक अजीब सी बात कही, अगर पायल की आवाज आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना और राम का नाम लेना। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े बदलने लगा। बिजली नहीं थी, इसलिए उसने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी में दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें डरावनी लग रही थीं। उसके परदादा रंजीत सिंह की तस्वीर की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे विक्रम को घूर रही हों। रात के 1 बज चुके थे। विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। हवेली में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। थप थप थप। उसने कान लगाए। आवाज उसके कमरे के ठीक ऊपर से आ रही थी, दूसरी मंजिल से। काका तो बाहर है, फिर ऊपर कौन है? विक्रम ने सोचा। जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। उसने मोमबत्ती उठाई और कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर लकड़ी चरमराहट कर रही थी। दूसरी मंजिल पर धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। विक्रम गलियारे में आगे बढ़ा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा, घना अंधेरा। तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई। ये पायल की आवाज थी, भारी चांदी की पायल। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई इंसान की नहीं लग रही थी। उसका सिर टेढ़ा था और हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। कौन है वहां? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में एक हंसी गूंजी, एक औरत की हंसी, मीठी लेकिन बेहद खौफनाक। तुम वापस आ गए रंजीत। आवाज हवा में तैरती हुई आई। मैं रंजीत नहीं, विक्रम हूं। अचानक गैलरी के अंत में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। ये तीसरी मंजिल की सीढ़ियों का रास्ता था, वही रास्ता जिसके लिए काका ने मना किया था। न चाहते हुए भी विक्रम के कदम उस ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर बड़े बड़े ताले लटके होने चाहिए थे।
लेकिन वे टूटे हुए फर्श पर पड़े थे। ये लाल कमरा था। विक्रम ने दरवाज़ा धकेला। अंदर से सड़े हुए फूलों और पुराने इत्र की मिली-जुली गंध आई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था और आईने के सामने एक पुरानी आराम कुर्सी, रॉकिंग चेयर रखी थी। कुर्सी हिल रही थी, चर चर चर, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं था। विक्रम आईने के पास गया। फ्लैशलाइट की रोशनी आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन कुछ गलत था। आईने में विक्रम के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। विक्रम की सांसें अटक गईं। वो मुड़ने ही वाला था कि आईने में दिख रही औरत ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा वो चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था, ना आंखें ना नाक, सिर्फ एक बड़ा सा काला मुंह जो चीखने के लिए खुला हुआ था। विक्रम पीछे हटा और गिर पड़ा। वो चुड़ैल फुसफुसाई, तुमने वादा तोड़ा था रंजीत। अब वो आईने में नहीं थी। वो विक्रम के ठीक सामने छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल फर्श को छू रहे थे। विक्रम उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। वो चुड़ैल धीरे धीरे नीचे उतरी। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज कड़क कड़क पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरे दादाजी ने क्या किया था? विक्रम रोते हुए चिल्लाया। चुड़ैल ने अपनी लंबी काली जीभ से अपने होठों को चाटा। बलि, उन्हें धन चाहिए था। उन्होंने मेरी बलि दी थी इसी कमरे में, और वचन दिया था कि उनके वंश का हर पहला बेटा मेरा होगा। विक्रम को याद आया, उसके पिता अपने भाइयों में इकलौते थे और विक्रम उनका इकलौता बेटा था। ये हवेली संपत्ति नहीं, एक पिंजरा थी। काका, विक्रम चिल्लाया। तभी दरवाजे पर रामू काका खड़े दिखाई दिए, लेकिन उनके हाथ में लालटेन नहीं, एक बड़ा सा चाकू था। माफ करना छोटे मालिक, काका ने रोते हुए कहा। अगर आपकी बलि नहीं दी तो ये पूरे गांव को खा जाएगी। ये हवेली का नियम है। विक्रम समझ गया, उसे फंसाया गया था। काका उस चुड़ैल के रक्षक थे, सेवक नहीं। चुड़ैल ने विक्रम का गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ से भी ठंडे थे। विक्रम का दम घुटने लगा। उसने पास पड़ा एक पुराना फूलदान उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल के सिर पर दे मारा। धूल और मिट्टी का गुबार उठा। चुड़ैल की पकड़ ढीली पड़ी। विक्रम ने काका को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागा। तुम बच नहीं सकते। चुड़ैल की चीख से पूरी हवेली हिल गई। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखरने लगे। विक्रम सीढ़ियों से नीचे गिरता पड़ता भागा। पीछे से पायल की आवाज तेज होती जा रही थी, छन 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 छन। अब ये आवाज दौड़ रही थी। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने कुंडी खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। पीछे सीढ़ियों पर वो रेंगती हुई आ रही थी, एक छिपकली की तरह दीवारों पर चलते हुए। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी लोहे का रॉब उठाया और ताले पर मारा। एक बार, दो बार, ताला टूट गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर बारिश में कूद गया। वो अपनी कार की तरफ भागा। कांपते हाथों से चाबी लगाई, कार स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक्सेलरेटर दबा दिया। हवेली पीछे छूट गई। विक्रम की सांसें अब भी तेज थीं। मैं बच गया, उसने सोचा। तभी उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पिछली सीट पर लाल साड़ी में लिपटी वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था। वो मुस्कुरा रही थी। गांव छोड़ सकते हो विक्रम, लेकिन अपना खून नहीं, उसने कान में फुसफुसाया। कार के स्टीयरिंग व्हील अपने आप मुड़ गया। कार अनियंत्रित होकर उसी बरगद के पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह पुलिस को कार मिली। विक्रम की लाश स्टीयरिंग पर थी। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कार की पिछली सीट पर धूल में सने हुए 2 पैरों के निशान थे, उल्टे पैरों के निशान। और गांव वाले कहते हैं आज भी अमावस की रात को उस हवेली से एक चीख सुनाई देती है, और उसके बाद एक पागलपन भरी हंसी। तो भाई लोग, ये वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो दूसरा पार्ट देखने के लिए मेरे को 100 लाइक और 20 कमेंट करना।